हॉस्पिटल फैसलाबाद, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद, मुजाहिद हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप लोगों ने लास्ट में चैट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। स्क्रीन शेयर सबको हो रही है? ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थायराइड इश्यूज, ठीक है, जिसमें हम लोग हाइपरथायराइडिज्म को भी डिस्कस करेंगे और हाइपोथायराइडिज्म को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसकी क्या उसका वर्क है और वो किस तरह से बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। तो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का मेन ग्लैंड है। इसको कंट्रोल पीछे से कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को आगे स्टिमुलेट करता है कि उसने आगे से हार्मोन्स बनाने हैं, T3, T4, कैल्सिटोन। ये तीनों हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे मेजर फंक्शन जो है वो ये होता है कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर इनका प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा होता है। तो इसलिए जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हाइपरथायराइडिज्म है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ये होता है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो T3, T4 है। अगर हम लोग इसके कॉजेज की बात करें ना, तो सबसे पहले इसका कॉज आता है ग्रेव डिजीज। कि लाइक अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ग्रेव डिजीज इसमें होता ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज उसको कहते हैं कि जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि वो अपने ही बॉडी के सेल्स को इनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है, किल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा डायबिटीज टाइप 1 में होता है, ठीक है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब थायराइड के सेल्स को ऑटो इम्यून जो है वो इनगल्फ करना स्टार्ट करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, तो उसे ग्रेव डिजीज कहते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब हमारे थायराइड ग्लैंड के सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होंगे तो हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन या तो ज्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में हमें हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। क्या ओके, अब जो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म है ना, उन दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। स्लाइड्स में हमारा सारा कंटेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हाइपर में क्या हो रहा होता है और हाइपो में क्या हो रहा होता है, ठीक है। कॉजेज ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्सेस आयोडीन की वजह से हमारे हाइपरथायराइडिज्म हो रहा होता है, वहां पर क्या है, लो आयोडीन की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा होता है। एक्सेस आयोडीन कैसे? क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन को यूज करता है। अगर वो बहुत ज्यादा आयोडीन को यूज करेगा तो बहुत ज्यादा हमारे हार्मोन्स बनेंगे, जिसकी वजह से हमें हाइपरथायराइडिज्म हो रहा होता है। और अगर वो आयोडीन को बहुत, हमारे अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली बात है आयोडीन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए हार्मोन्स को। तो थायराइड ग्लैंड बहुत कम जो है वो आयोडीन यूज करेगा और जो हमारे हार्मोन्स है वो बहुत कम बनेंगे। तो उससे क्या होता है कि फिर हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके अलावा थायरोइडाइटिस होता है, ठीक है। किसी भी वर्ड के आगे TIS लगाओ तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड। अगर थायराइड ग्लैंड में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसकी वजह से आपको जो है वो डिजीज हो सकती है। बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे थायराइड ग्लैंड में लम्प्स बन जाते हैं, बॉडी में कहीं पे भी बन सकते हैं। दो तरह के होते हैं। बिनाइन होते हैं कि वो कहीं पर मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर वो कहीं पर मूव करना स्टार्ट कर दें, वो मेलिग्नेंसी कॉज कर दें, तो उसे हम टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल्स कहते हैं। इसी तरह से अगर ओवरीज और टेस्टिस में ट्यूमर बन जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आपके ब्लड के अंदर T4 का लेवल ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली बात है कि जब T3, T4 की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमारे ब्लड के अंदर उनके लेवल्स हाई हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो इनके लेवल्स हाई आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। तो T4 अगर ब्लड में ज्यादा है तो ये आपका एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यूज हो सकता है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। तो इन सारी कॉजेज की वजह से जो है वो हाइपरथायराइडिज्म
कॉज होता है, अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब वेट लॉस क्यों होता है? ये जो सारे यहाँ पर सिम्टम्स मेंशन है ये सारे मेटाबॉलिज्म से लिंक करते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी मेन रीजन होती है कि जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है जिसका मेन फंक्शन था मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, तो जब आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो वो बहुत रैपिडली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है कि आपको इतने जो फूड खाई है वो आपकी ब्रेक होके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इट्स अ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत जल्दी आपकी कैलोरीज सारी बर्न होती रहेंगी और आपका जो है वो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी को एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म में केस में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली बात है कि जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी जल्दी से कैलोरीज जो है वो बर्न होती जा रही हैं, तो आपके जो बॉडी में जितने भी सेल्स और जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उन सबको तो एनर्जी चाहिए। तो वो बार बार सिग्नल्स ब्रेन को भेजते रहते हैं कि एपिटाइट हार्मोन रिलीज की जाए, हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए। आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, मोस्टली यहाँ पर रैपिड होती है। हाइपोथायराइडिज्म में आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड आपके हार्ट के कुछ फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और दूसरी रीजन ये है कि जब आपके प्रॉपर एनर्जी सप्लाई हो ही नहीं रही बॉडी में, तो किसी भी ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फील नर्वस, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा फटीग फील करेंगे क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रही। आपके जो हैंड है, ठीक है, वहां पर झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे, नपनेस होगी क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल रही। मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आप बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो जाओगे। ठीक है, जब आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा फास्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आप ओवर हीटेड होते जाओगे। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को कंट्रोल करता है। जब आपके इंटेस्टाइन के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपको डायरिया हो जाता है। ठीक है, कि इंटेस्टाइन बहुत रैपिडली आपका स्टूल जो है वो पास आउट कर रही होती है। अगर आपके इंटेस्टाइन के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम है, इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास ही नहीं हो रहा। ठीक है, इंटेस्टाइन है वहीं रखा हुआ है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या होता है कि इंटेस्टाइन के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है और आपको डायरिया हो जाता है। इसके अलावा बल्जिंग आईज, ठीक है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है तो इम्यून सिस्टम तो बॉडी में कहीं पे भी जाके सेल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो एक ये भी रीजन है। उसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो थायराइड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि अगर आप हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते हो तो फ्यूचर के अंदर आपका थायराइड स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साथ में आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज रहने लग जाती है, बीपी आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ऑब्वियसली बात है अगर कोई हाइपरथायराइडिज्म वाली फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है वो ऑब्वियसली हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा होता है तो थायराइड हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस होते हैं। तो क्या है कि बेबी को भी प्रॉपर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फीमेल का अपना मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है, तो उसके रिजल्ट में जो बेबी है वो प्री टर्म हो सकता है, टाइम से पहले उसकी बर्थ हो सकती है और उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है जो कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करवाता है, आपके कैल्शियम की सारी एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। जब उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो आपकी बोन्स में से कैल्शियम एक्सक्रीट होने लग जाता है और आपकी बोन्स पोरस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसीलिए हम हाइपरथायराइडिज्म के केस में विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक भी ज्यादा करवा रहे होते हैं। और अगर हाइपरथायराइडिज्म बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए तो वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल भी स्टार्ट हो सकती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। अगर हम लोग डायग्नोस की बात करें तो सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उसकी पर्सनल और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछनी होती है। पर्सनल हिस्ट्री पूछने का यहाँ पे पर्पस ये है कि क्या उसको कोई और ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, उसको डायबिटीज टाइप 1 तो नहीं है, उसको रिमाटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, उसको ग्रेव डिजीज तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछने का पर्पस ये है कि फैमिली के अंदर तो हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, कहीं पर उनकी जीन्स के अंदर हो। फिजिकल एग्जाम कर सकते हो आप, उनकी आइज चेक कर सकते हो, बल्जिंग तो नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो कि उनका रिसेंट कितना वेट लॉस हुआ है। आप उनके नेक का फ्रंट चेक कर सकते हो, वो स्वेल वगैरह तो नहीं हुआ हुआ। T4 T3 आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, TSH का टेस्ट करवा सकते हो, यहाँ से अगर इनके लेवल्स हाई आते हैं इट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। थायराइड स्कैन करवाते हो, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन।
ये आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है और ये आपका ट्रीटमेंट भी है। इसमें होता है कि आयोडीन 131 जो है उसको हम लोग टैबलेट्स की फॉर्म में देते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि थायराइड ने कितना आयोडीन यूज किया हार्मोन्स बनाने के लिए। अगर उसने बहुत ज्यादा आयोडीन यूज किया तो इट मीन्स के T3 और T4 बनाने के लिए अगर बहुत ज्यादा आयोडीन यूज किया तो हाइपरथायराइडिज्म है। अल्ट्रासाउंड वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, थायराइड का कि कितना इलाज तो नहीं हो गया आपका ग्लैंड, ठीक है, स्वेल वगैरह तो नहीं हुआ हुआ। सीटी एमआरआई करते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन का करते हैं कि उस ग्लैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले टीएसएच बना रहा है वो तो ज्यादा टीएसएच प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा जो थायराइड को ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है कि हॉर्मोन्स बार बार बनाओ, तो टीएसएच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है, जो कि सारा हार्मोन से रिलेटेड आपके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट हम यहाँ पे ये करते हैं, मेडिकेशन देते हैं। यहाँ पर हम लोग हार्मोन्स लो करने की मेडिकेशन देंगे, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हम लोग हाई करने की मेडिकेशन देंगे। रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं 131, ठीक है, जो कि आपकी थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा फिर हम लोग लास्ट जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो हमारा सर्जरी का होता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, मोस्टली ओल्ड एज में देखा गया हाइपरथायराइडिज्म का ज्यादा इशू, ठीक है, फीमेल जेंडर के अंदर ज्यादा देखा गया है क्योंकि फीमेल के अंदर हार्मोन बैलेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मेल। तो इसलिए वहां पर भी थायराइड हार्मोन जो है उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। लाइफस्टाइल अगर आपका बहुत ज्यादा सिडेंट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, प्रेगनेंसी में अगर आपके हार्मोन बैलेंस बहुत ज्यादा है तब आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आपका आयोडीन इनटेक बहुत ज्यादा है, सी फूड कंजप्शन अगर आपकी बहुत ज्यादा है, अगर आपकी कोई और मेडिकल कंडीशन है, यानी कि अगर आपको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज थी, टाइप 1 डायबिटीज थी या एर्थराइटिस की टाइप थी, उसकी वजह से भी आपको थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग हाइपरथायराइडिज्म में हम डाइट की बात करें तो लो आयोडीन फूड्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं। इसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रोवाइड करनी होती है। वाइटामिन और मिनरल्स आपने प्रोवाइड करने हैं, स्पेशली आपने आयरन प्रोवाइड करना है ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी रहे। कैल्शियम विटामिन डी जरूर प्रोवाइड करना है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो सके। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितनी भी इन्फ्लेमेशन हुई है उसके लिए ये फाइट करता है, तो सेलेनियम जरूर देना है। जिंक इम्यून बूस्टर है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है। आपकी जितनी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है उसको एट द एंड इम्यून सिस्टम ने ही फाइट करना होता है, तो उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट्स देने हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, इन दोनों की जो रेशियो है वो बॉडी में बैलेंस होनी चाहिए। हम लोग मोस्टली ओमेगा 6 कंज्यूम कर रहे होते हैं। ओमेगा 6 आगे फर्दर कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 नहीं लोगे तो वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती जाती है। तो इसीलिए हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं हम लोग ये कहते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 दोनों को साथ कहते हैं कि दोनों की जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। वो सिर्फ आपको सीड्स वगैरह से मिलता है, फ्लैक्स सीड, बेजल सीड्स वगैरह से, चिया सीड्स वगैरह से। तो सीड्स की कंजप्शन ज्यादा करनी चाहिए ताकि आप ओमेगा 3 लो, और ओमेगा 6 तो आपको बहुत सारी डाइट से मिल ही रहा होता है, ठीक है, ताकि दोनों की रेशियो इक्वल हो जाए। स्पाइसेस वगैरह कुछ हर्ब्स होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी टर्मेरिक है, गार्लिक है, जिंजर है, ठीक है, सिनामन है। ये चीजें आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। उसके बाद आ जाता है कि अब हमने यहाँ पे कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं। एक्सेस आयोडीन, ठीक है, जितना भी आपका सी फूड होता है, स्टर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, वो अवॉइड करना है। कुछ लोगों को जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है ना, ऑटो इम्यून, जिनके इंटेस्टाइन के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी थायराइड का इशू होता है। तो ग्लूटेन भी हम लोग जो अवॉइड करवाते हैं, लेकिन ये जो है ना वो पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वेरी करते हैं। सोए की वजह से भी कुछ लोगों को थायराइड के इश्यूज हो रहे होते हैं। अगर किसी पर्सन को इशू होता है तो आपने अवॉइड करवाना है, अगर किसी को इशू नहीं होता तो आपने अवॉइड नहीं करवाना। कैफीन इनटेक से भी थायराइड की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। अगर किसी की होती है तो उसको अवॉइड करवाना है, हर किसी को अवॉइड नहीं करवाना, ठीक है। इसके अलावा जो हाइपरथायराइडिज्म है वो प्रिवेंटेबल है, इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं है कि आपने मेडिसिन खाई तो आपका ठीक हो गया, आपका लाइफ टाइम चलता रहता है। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपने अपनी डाइटरी रिकमेंडेशंस के लिए डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करना है। अपने जो विटामिन डी और कैल्शियम के इंटेक जरूर रखने ताकि आपको इन फ्यूचर बोन्स के इश्यूज ना हो। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं और माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हाइपोथायराइडिज्म पढ़ेंगे।
अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने ये बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब कैल्सिटोनिन बहुत ज्यादा बॉडी में रिलीज होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बोन्स में से कैल्शियम एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बोन्स पोरस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो आपके बोन्स के जो स्पेशल मिनरल्स होते हैं वो कैल्शियम और वाइटामिन डी है। वाइटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का इंटेक करवाना होता है। मेजर कॉजेज जो हाइपरथायरॉइडिज्म के, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, थायराइड ग्लैंड में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वहां पे लम्प्स बन सकते हैं, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर डायबिटीज टाइप 1 है उसके केस में भी आपको जो है वो थायराइड के इशू हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड का इशू हो सकता है अगर बहुत ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, एक्सेस आयोडीन लेने की वजह से जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का बता दें, मैंने ये कहा कि जो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जब इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा उसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, स्टूल बहुत ज्यादा पास आउट होगा ना, सॉफ्ट स्टूल पास आउट होगा, वो डायरिया होता है। हाइपरथायरिडिज्म में ये होता है। हाइपोथायरिडिज्म में क्या होता है कि इंटेस्टाइन के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है। जब इंटेस्टाइन के मसल्स मूव ही नहीं करेंगे तो स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा और वहां से कैसे पास आउट होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पे हार्ड स्टूल पड़ा रहता है, वहां कॉन्स्टिपेशन होती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी में अगर थायराइड का इशू हो जाता है तो बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी और जो है उसका प्री टर्म बर्थ होगी। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट चलें फिर हाइपोथायरिडिज्म पर। ओके, फिर अब जो क्वेश्चन होंगे वो लास्ट पे हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग जो है ना वो हाइपोथायरिडिज्म को डिस्कस करते हैं जिसमें आपका थायराइड हार्मोन बहुत कम बनते हैं। अब हाइपोथायरिडिज्म में क्या होता है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा होता। ठीक है, आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है और स्टार्टिंग में तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आपका बहुत ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म यहाँ पर जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, वेट बहुत ज्यादा गेन होने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा जिनको कोलेस्ट्रॉल हार्ट इश्यूज भी यहाँ से होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो फर्दर देखते हैं इसमें सिम्टम्स। ठीक है, जो सिम्टम्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मेन फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का। उसमें क्या हो रहा था कि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट था, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। अब मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, कैलोरीज डिपॉजिट होती जा रही है एडिपोज टिश्यूज में, तो क्या होगा, वेट गेन होगा ना, तो इनका वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगी, वो मैंने बता दिया कि इंटेस्टाइन की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। इनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड का टेम्परेचर कंट्रोल में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्दी भी इनसे बर्दाश्त हो रही होती। और किसी फीमेल को अगर हाइपोथायरिडिज्म का इशू है तो उनको इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट। और जो इनका हार्ट रेट होता है वो स्लो हो जाता है, वहां पर जो था वो हार्ट रेट रैपिड था हाइपरथायरिडिज्म में। ठीक है, यहाँ पर हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो गया। ठीक है, तो जब आपको पूरी बॉडी को यहाँ पर भी एनर्जी नहीं मिल रही, वहां पर भी एनर्जी नहीं मिल रही थी, वहां पे था कि कट डाउन बहुत ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे डिपॉजिट ही हुई जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ना यहाँ पे मिल रही है ना वहां पर मिल रही है। इसके अलावा पफी आपका फेस होगा, मसल वीकनेस होगी, आपके हेयर्स को जब प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो भी थीन हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो कॉजेज है ना, कॉजेज ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। ऑटोइम्यून डिजीज कोई भी है, अंडर एक्टिव भी हो सकता है थायराइड ग्लैंड, ओवर एक्टिव भी हो सकता है। थायराइड की अगर कोई भी सर्जरी हुई है, अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को, क्या बात है, अच्छा अगर किसी को थायराइड सर्जरी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को पहले हाइपरथायराइडिज्म था, उसने अपनी सर्जरी करवाई, अब क्या होगा, थायराइड ग्लैंड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो हार्मोन्स कम बनाएगा।
और इस तरह से ये भी होता है कि अगर कोई हाइपरथायरिज्म की मेडिसिन ले रहा था तो ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ टाइम के बाद जब वो हार्मोन्स कम बनने प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये चीज भी होती है। अगर किसी ने कोई कैंसर की रेडिएशन थेरेपी करवाई है, ठीक है, तो रेडिएशन के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके रिजल्ट में भी आपके थायराइड हार्मोन्स कम बन सकते हैं। अगर थायराइड की कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, अगर आप कोई भी मेडिसिन टेक करते हैं, स्पेशली जो आप साइकोलॉजिकल मेडिसिन लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, उनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, अगर आपका टीएसएच ही पीछे से जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा, जिसने अगर थायराइड को स्टिमुलेट करना है कि वो अपने हार्मोन्स प्रॉपर बनाए, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अगर आप आयोडीन इनफ नहीं ले रहे, जितना आपका आरडी आप उतना नहीं ले रहे हो, तो उस वजह से भी जो है वो आपको थायराइड का इशू हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो गोइटर हो जाता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, जिन्हें आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर के साथ लिंक है, आपके और बॉन्ड्स के साथ लिंक है, ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक है, आपके अदर हार्मोन्स के साथ लिंक है। वो हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जब आपकी पूरी ब्लड सप्लाई ही नहीं बॉडी में होगी। पेरिफेरल कहते हैं आर्म्स और लेग्स को, ठीक है, ये नब होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों के सुइयां चुभती हैं, अनीमिया के केस में भी होता है, B12 की डेफिशिएंसी में भी होता है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में भी होता है कि आपकी जो नर्व इम्पल्सेस है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही होती, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा डायग्नोज कैसे आपने करना होता है कि आपने पहले ब्लड टेस्ट करवाना होता है हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज करने के लिए, टीएसएच का, कि कहीं टीएसएच तो कहीं पे कम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। होता ये है कि आप टेस्ट करवाते हो, अगर ये हाई आता है तो इट मीन्स कि आपने दोबारा टेस्ट करवाना है T4 का। ठीक है, तो अगर T4 कम आया और TSH हाई है, इसका मतलब आपको हाइपोथायरिज्म। TSH हाई आने का मतलब क्या है कि वो ब्लड में बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन वो प्रॉपरली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, और T4 लो होने का मतलब है कि आपका हार्मोन प्रॉपरली नहीं बन रहा। ठीक है, और सम केसेस में हम लोग 3 का भी जो है वो करवा रहे होते हैं टेस्ट। और इन टेस्टों के साथ ना बायोटीन अक्सर रिएक्ट कर जाता है, जो लोग बायोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं ना, फिर जब आपने ये टेस्ट करवाना होता है ना, आपने उनको कहना होता है कि 1 हफ्ते तक आप बायोटीन के सप्लीमेंट्स ना लें, फिर आपने टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि जब आप बायोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं ना, ये टेस्ट आपको क्लियर नहीं आ रहा होता फिर। ठीक है, उसके अलावा इसके जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, आप हार्मोन को डाउन सॉरी हार्मोन मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जिससे आपके हार्मोन प्रोडक्शन ज्यादा हो। और जब आपने ये हार्मोन्स लेना होता है ना, तो इसके साथ आपके आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट इंटरफेयर करते हैं इसके अब्जॉर्प्शन के साथ। प्रॉपरली मेडिसिन आपको इफेक्ट नहीं करती अगर आप आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट साथ ले रहे हैं मेडिसिन, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो कहते हैं अब चलो एक मेडिसिन लिए सारी अब इकट्ठी ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी अभी खा लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जो टाइमिंग्स है आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के, वो आपने सेपरेट करनी। अगर कोई अल्सर की मेडिसिन ले रहा है, वो भी आप इस मेडिसिन के साथ नहीं दे सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद अगर हम इसके डाइटरी ट्रीटमेंट्स की बात करें, आयोडीन ज्यादा प्रोवाइड करना है, सी फूड वगैरह ज्यादा देना है, जिंक सेलेनियम इसीलिए देना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से। विटामिन डी देना है, क्योंकि विटामिन डी आपके सारे हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। B12 आयरन इसलिए देना है कि अगर उसको एनीमिया है, HB उसकी कम है, मोस्टली हाइपोथायरिज्म के केस में एनीमिया होता है, इसलिए देना है। हाई फाइबर डाइट आपने इसलिए देनी है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, उसमें हेल्प होगी। मैग्नीशियम आपने इसलिए देना है कि इंटेस्टाइन के जितने भी आपके मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती है ना, उसमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, उनको भी आप मैग्नीशियम दे सकते हैं, उनके इंटेस्टाइन के मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अवॉइड कौन से फूड करना है, अगर ग्लूटेन से किसी को बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो अवॉइड करवाना है। गोइट्रोजेंस जिससे गोइटर प्रोड्यूस होता है, आपकी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स और ये कैबेज वगैरह में होते हैं गोइट्रोजेंस, वो अवॉइड करवाना है। और कॉफी आपने अवॉइड करवानी है, क्योंकि ये भी आपके थायराइड के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। क्लियर हो गया सारा कुछ? अब मुझसे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ रहे हैं। किसी को किसी चीज की कुछ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, हाउ थायराइड ग्लैंड रिलेट विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, अब देखें कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सारा कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो भी तो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, FSH। अब होता ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका FSH प्रोड्यूस करती है, जहां से आपका सारा साइकिल स्टार्ट होता है, एग रिलीज होता है, एग मेच्योर होता है, एंड पे ब्लीडिंग होती है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आई है,
तो ऑब्वियसली बात है कि टीएसएच के साथ एफएसएच भी आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से दोनों लिंक्ड है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर उसको पिट्यूटरी का प्रॉब्लम नहीं है तो क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई एक हार्मोन डिस्टर्ब है ना, आपकी बॉडी में सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स आपस में इंटरलिंक्ड है। आपने नोट किया होगा पीसीओएस में जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स इम्बैलेंस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है ना, इंसुलिन भी इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक्ड है। ओके, और मैं क्वेश्चन देख लूँ, ऑटोइम्यून वाला रिपीट कर दें कैसे? थायराइड, वेट वेट। अच्छा, ऑटोइम्यून का मैंने ये बताया है कि जो ऑटोइम्यून डिजीजेस होती है ना, उसमें ये होता है कि देखें बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या है। इम्यून सिस्टम ने ये करना है कि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको किल कर देना है। ये इम्यून सिस्टम का काम है। कहीं पे इन्फेक्शन हुई है, वहां पर जो है वो प्लेटलेट्स वगैरह डब्ल्यूबीसी भेजने हैं और वहां पे जो है वो क्लॉटिंग करनी है और उसको हील करना है। अब होता ये है कि ऑटो इम्यून में आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि वो बॉडी के अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर वो बीटा सेल्स पेनक्रियाज के डिस्ट्रॉय करेगा तो डायबिटीज हो जाएगी। थायराइड के सेल डिस्ट्रॉय करेगा तो हार्मोन्स इंबैलेंस होंगे, T3 T4 प्रॉपरली नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से थायराइड इशू होता है। आयोडीन सप्लीमेंट के साथ आयरन और कैल्शियम डाइट में नहीं लेते? नहीं लेते। आयोडीन सप्लीमेंट की बात नहीं की मैंने, जो मेडिसिन मेंशन की थी, हर मैं हमेशा मेडिसिन इसलिए मेंशन करती हूँ कि उसके रिजल्ट में अगर कोई ड्रग न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन हो रहा है या कोई चीज़ उसके साथ अवॉइड करनी है ताकि आपको वो पता चल जाए। मैंने ये कहा था कि जो हाइपोथायराइडिज्म वाले मेडिसिन ले रहे होते हैं उसके साथ आपने आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं देने मेडिसिन के साथ, ठीक है, अगर आपने ड्रग न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन पढ़े हों। अच्छा, और हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की वजह से एज सच हाइपरथायराइडिज्म का केस नहीं देखा गया। अल्सर की मेडिसिन, जिनको स्टमक अल्सर होता है, जो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज कर रहे होते हैं, उनकी वजह से देखा गया है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, अगर तो हाइपरटेंसिव वाले कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है तो वो अपने मेडिसिन की टाइमिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट करें। वैसे एमबीबीएस डॉक्टर खुद ही कर देते होते हैं टाइमिंग्स जो है वो डिफरेंट, लेकिन हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो उनमें एजुकेशन नहीं होती, वो कहते हैं कि हम बस एक दफा मेडिसिन लेके बैठे हैं तो हम सारी मेडिसिन एक दफा ही ले लें। तो वो चीज़ आपने उनको गाइड करनी है। मैम अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछता है, अगर किसी का मिस हुआ है तो मुझसे माइक ऑन करके पूछ लें। मैंने आई होप कि सारे क्वेश्चंस को आंसर। आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनका कभी लाइफ में मतलब कभी उनका हाइपर में जा रहा होता है और कभी उनका हाइपो में जा रहा होता है, तो फिर हम उनकी सेम एमएनटी ही फॉलो करेंगे या अगर जब हाइपर है तो हाइपर की, जब हाइपो है तो हाइपो की? उनका इस वजह से हो रहा होता है कि जो लोग हाइपर की पहले मेडिसिन ले रहे होते हैं उनसे उनका हाइपो हो जाता है। फिर जब वो हाइपो की मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं फिर उनको हाइपर हो जाता है। उनकी या तो एमबीबीएस डॉक्टर उनकी जो मेडिसिन की पोटेंसी है या तो वो काम करते हैं, लेकिन आपने डाइट उसके अकॉर्डिंग फॉलो करवानी है। ऑब्वियसली बात है, जब हाइपर है तो हमने आयोडीन क्या करना है? ठीक है, हमने आयोडीन कम देना है। जो हाइपो है तो हमने आयोडीन ज्यादा देना है। ठीक है, मेजर यहाँ पे कंसर्न आयोडीन का है। और बाकी तो हम सिम्टम्स को बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं ना, हाई फाइबर, लो फाइबर, या मैग्नीशियम, सिलीनियम, जिंक। ये तो हम सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के, लेकिन जो मेजर यहाँ पे डाइट है वो आयोडीन के साथ है कंसर्न। ठीक है, फाइबर वगैरह तो हम लोग उसके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए दे रहे हैं। ए, और अच्छा मिस, आयोडाइज अगर साल्ट। कोई एक मिनट। अच्छा मिस, अगर कोई ऐसा क्लाइंट है या ऐसा पेशेंट है जिनको हाई ब्लड प्रेशर भी है और वो हाइपोथायरॉइड भी है, तो हमें उनका आयोडीन बढ़ाना है लेकिन हम इतना नहीं बढ़ा सकते कि उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो ट्रिगर हो, तो फिर हम उनको किस तरह से देखें? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आयोडाइज साल्ट। ठीक है, हम लोग जो हमारे यहाँ आयोडाइज साल्ट का चलता था पहले प्रोग्राम, हम लोग हर एक को दे जाते थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आयोडाइज साल्ट सिर्फ उनको देना है जिनको जरूरत है। हर एक आयोडाइज साल्ट, हाइपरथायराइडिज्म वाले आयोडाइज साल्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मिथ से। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि जिनको हाइपरटेंशन है और जिनको आयोडीन रिच फूड देनी है, तो क्या दोनों को इक्वल साथ नहीं दे सकते? ये क्वेश्चन था। जी मैम, कि अगर हम उनको सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट बढ़ा रहे हैं या आयोडीन रिच दे रहे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर तो ट्रिगर नहीं होगा और ज्यादा? अच्छा, मेरी बात सुने, आपने हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट को बिल्कुल तो सोडियम नहीं ना बंद किया होता। 1500, 200, 2000 तो हम लोग दे रहे होते हैं एमजी।
हमने कभी भी कोई चीज बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी होती। हम ये बात करते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को सोडियम कम देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको देना ही नहीं। हमारा वहां पर कहने का पर्पज ये होता है कि आपने उनके पैकेज फूड बंद करवाने जिसके अंदर सोडियम का कंटेंट ज्यादा है, और जो लोग फ्रूट्स के ऊपर सोडियम डाल के मतलब नमक डाल के खा रहे होते हैं वो बंद करवाने, और जो लोग कुकिंग के दरमियान नमक डालते हैं वो बंद करवाने। आपने क्या कहना है, कुकिंग के दरमियान नमक नहीं डालना, जब अपनी प्लेट में सालन लेके बैठे हैं तो उसके ऊपर डालना है, क्योंकि जब कुकिंग में हम नमक डालते हैं तो हम बहुत ज्यादा डालते हैं, अपनी प्लेट में तो हम सिर्फ एक चुटकी है थोड़ा सा हम लोग डालते हैं। तो वो जो थोड़ा सा नमक देना है वो अपने आयोडाइज सॉल्ट देना है, ठीक है, ये होता है। तो हम कभी भी कोई चीज रेस्ट्रिक्ट नहीं करवाते। ओके, फूड्स गुड फॉर बता तो दिया मैंने, फूड्स हाई आयोडीन और लो आयोडीन। मेजरली जो आयोडीन के सोर्सेज होते हैं ना वो बेसिकली सी फूड्स उसका अच्छा सोर्स है, फिश वगैरह, ऑयस्टर्स वगैरह जो है वो आपके अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा सम वेजिटेबल्स आ जाते हैं, सम हाउ एग और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपके अच्छे आयोडीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, T3 और T4 के फंक्शन बेटा ये यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बताया तो था, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इवन कि आपका थायराइड ग्लैंड मेन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आपका थायराइड ग्लैंड है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? Thank you so much, ma'am, for the amazing webinar and the time you give. Thank you so much, student, for your participation. You will get your certificate on Monday. For further upcoming event, follow our page on Instagram, Nutrition House Skill, and you can join our official WhatsApp group. Hope we will meet in another webinar. Take care. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।